मैं बेंगलुरु की भूमि पर हूं। सबसे पहले नाथ प्रभु केम्पे गौड़ा जी को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं जब यहां आया हूं तब जगत ज्योति बसवन्ना, आदि शंकराचार्य, माधवाचार्य, रामानुज के एक कर्म भूमि समग्र कर्नाटक की जनता को भी प्रणाम करना चाहता हूं। मित्रों, अभी मोदी जी ने महान शासक केम्पे गौड़ा जी की याद में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 का उद्घाटन किया और 108 फुट ऊंची उनकी मूर्ति प्रतिमा का अनावरण करने का भी काम किया। आज जब हम सब कार्यकर्ता बेंगलुरु में 20 से ज्यादा सीट जीतकर पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का संकल्प लेकर यहां पर एकत्रित आए हैं, तब केम्पे गौड़ा की ये मूर्ति हमारी सरकार के लिए प्रेरणा का स्थान रहेगी, हमारी मार्ग प्रशस्त करने वाली रहेगी। मित्रों, 2018 के चुनाव में बेंगलुरु की जनता ने, कर्नाटक की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बनाया, परंतु थोड़ी सी चूक रह गई। और जैसा हमेशा होता है कि जेडीएस और कांग्रेस चुनाव के वक्त तो आमने सामने होते हैं, मगर जब भाजपा के सामने आते हैं तब इलू इलू कर एक दूसरे की गोद में बैठ जाते हैं और उनकी सरकार बनी। मगर सरकार अपने ही करप्शन के बोझ से गिर गई और फिर से भारतीय जनता पार्टी की येदुरप्पा जी की सरकार बनी और येदुरप्पा जी के जाने के बाद आज बसवराज जी इसको आगे बढ़ा रहे हैं। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटक के कार्यकर्ता और विशेषकर बेंगलुरु के कार्यकर्ताओं को मैं कहने आया हूं, देश भर के कार्यकर्ता जहां जहां भी हमारा दौरा होता है, देश भर के कार्यकर्ता मुझे बताते हैं दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना चाहिए। यह सिर्फ दक्षिण के कार्यकर्ताओं का नहीं, नॉर्थ ईस्ट से लेकर गुजरात से लेकर बंगाल तक, उड़ीसा तक सारे देश के कार्यकर्ताओं का एक संकल्प है कि दक्षिण के अंदर कमल खिलना चाहिए। और मैं आज आपको बताता हूं कर्नाटक और बेंगलुरु के कार्यकर्ताओं को कि दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी की एंट्री का गेट द्वार हमारा कर्नाटक है, यहीं से एंट्री हो सकती है। कर्नाटक के गांव-गांव तक भारतीय जनता पार्टी का संगठन पहुंचा है। मैं आज कह सकता हूं जेडीएस और कांग्रेस की इतनी बड़ी रैली भी नहीं हो सकती, हमारे कार्यकर्ताओं का समागम इतना बड़ा दिखाई पड़ा। कल मैं दक्षिण कर्नाटक में गया, मांड्या गया। मैं तो प्रदेश अध्यक्ष जी को बधाई देना चाहता हूं। मैं कई बार दक्षिण कर्नाटक, मैसूर, मांड्या गया हूं। मैंने मेरे जीवन में ऐसी रैली नहीं देखी, इतनी बड़ी रैली दक्षिण कर्नाटक में हुई। और मित्रों, हम एक मजबूत बैकग्राउंड के साथ चुनाव के मैदान में उतर रहे हैं। कांग्रेस वाले जब भी चुनाव आता है नई नई चीजें लेकर आ जाते हैं। उनके लिए सत्ता
भ्रष्टाचार करने का एक साधन है और हमारे लिए सत्ता राज्य के गरीब से गरीब व्यक्ति को सुखी करने का एक साधन है। मित्रों, 2022 के अंदर 7 राज्यों में चुनाव हुए। 7 राज्यों में से 5 राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया है और 7 में से 6 राज्यों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। मित्रों, लगभग गुजरात, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और उत्तर प्रदेश, ये राज्यों में भारतीय जनता पार्टी में और मजबूताई के साथ अपनी सरकार बनाई और गुजरात में तो मोदी जी की लोकप्रियता इतनी है कि गुजरातनी जनता ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मित्रों, 182 में से 156 सीटें दी है और कांग्रेस को वहां विपक्ष का स्टेटस भी चला गया है। ये बैकग्राउंड के साथ हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सुशासन के सुफल के साथ येदियुरप्पा और बसवराज जी ने जो सरकार चलाई है, उसकी सफलताओं की सिद्धियों के साथ हम चुनाव में अंदर जा रहे हैं। मैं आज मेरे सामने बैठे हुए बेंगलुरु के कार्यकर्ता और कर्नाटक भर में बिखरे हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आज आह्वान करने आया हूं। सरकार बनानी है तो आधी अधूरी मत बनाना, 2/3 बहुमत वाली पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी है। और मैंने कर्नाटक की जनता का मूड देखा है। जनता तैयार बैठी है, हमने जाना पड़ेगा। मोदी जी हमारे चुनाव का नेतृत्व करेंगे, मगर वोटर के लिए तो मेरा बूथ का कार्यकर्ता, मेरा बीएलओ ही नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी का संदेश लेकर आपको, और मैं गारंटी देता हूं आपको मित्रों, संपर्क के लिए बाहर निकल पड़िए। हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार 8 साल 9 साल तक चली। नरेंद्र मोदी सरकार ने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे आपको शर्म से जो सिर झुकाना पड़े। सीना तान कर जाइए, जनता आपके स्वागत के लिए तैयार बैठी है। मित्रों, गरीब कल्याण के बारे में इंदिरा जी ने सूत्र दिया था, गरीबी हटाओ। वो सूत्र तो दिया, मगर कांग्रेस ने गरीबी हटाने की जगह गरीबों को हटाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के 80 करोड़ गरीबों के घर में बैंक अकाउंट भेजा। करोड़ों गरीबों के घर में शौचालय बनाकर गरीब माताओं और बहनों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया है। आजादी के 70 साल के बाद 4 करोड़ से ज्यादा गरीब के घर में बिजली का लड्डू पहुंचाने का काम, उसका अंधेरा समाप्त करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। 13 करोड़ से ज्यादा माताओं को चूल्हे के धुएं से मुक्त कर गैस का सिलेंडर देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 60 करोड़ से ज्यादा गरीबों के घर में 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा अब नरेंद्र मोदी सरकार उठा रही है। और भाइयों बहनों, चीन में कोरोना फिर से पसर रहा। मैं आप सभी कार्यकर्ताओं को पूछना चाहता हूं, कोरोना के दोनों डोज लिए या नहीं लिए? भाई हाथ ऊपर करो, किस किसने लिए हैं?
सबने लिए ना, एक पैसा भी देना पड़ा है। नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत के 130 करोड़ लोगों को 230 करोड़ डोज फ्री ऑफ कॉस्ट देकर भारत को कोरोना से सुरक्षित करना। इसके साथ साथ कोरोना के कारण जिनकी रोजगारी गई, ये 60 करोड़ गरीबों को 2.25 साल तक प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज मुफ्त में देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार है। अरे देवगौड़ा जी, सिद्धरामैया और कांग्रेस के अध्यक्ष गरीबों की बात कर रहे हैं। भाई, आप तो प्रधानमंत्री भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे और कांग्रेस ने 4 पीढ़ी तक शासन किया। हिसाब लेकर आ जाओ, बेंगलोर के चौराहे पर मेरा युवा मोर्चा का कार्यकर्ता आकर आपको हिसाब दे देगा। एक और आपका 65 साल का शासन और एक और मोदी जी के 8 साल का शासन, हमारा पलड़ा भारी है। और मित्रों, आज मैं ये कहने आया हूं कार्यकर्ताओं को, अगले 6 महीने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सारे कामकाज छोड़कर, अर्जुन को जैसे चिड़िया की आंख दिखाई देती थी, इस तरह हमें हमारा बुद्ध दिखाई देना पड़ेगा। और मैं आपको कहता हूं, आप आपके बूथ को मजबूत करिए, हर मतदाता का संपर्क करिए, बूथ को मजबूत आप करिए, देश को मजबूत करने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। आपका बूथ मजबूत होगा, मोदी जी के हाथ मजबूत होंगे। आपका बूथ मजबूत होगा, भाजपा मजबूत होगी और भाजपा मजबूत होगी तो देश सुरक्षित बनेगा, समृद्ध बनेगा, सामर्थ्यवान बनेगा। मित्रों, आप जो संपर्क करने जा रहे हो, वो देश को आगे बढ़ाने के लिए जा रहे हो। इस भाव के साथ हर मतदाता को संपर्क करना चाहिए। और मित्रों, आज मैं बेंगलोर की जनता को, कर्नाटक की जनता को भी अपील करने लगा। 2 खेमे पड़ गए, इस बार सीधी लड़ाई है। मुझे सब पत्रकार कहते थे कल कि ट्रायंगल है। मैंने बोला ना भाई ना, सीधी लड़ाई है, क्योंकि जेडीएस को तो वोट देने का मतलब है कांग्रेस को वोट देना। तो सीधी लड़ाई हुई या नहीं हुई? कि अभी जेडीएस वाले कुछ अफवाह फैला रहे हैं, हमारे साथ भाजपा आएगी, हम साथ में रहेंगे। मैं सभी कार्यकर्ताओं को, कर्नाटक को कहने आया हूं, हम किसी भी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, अकेले लड़ेंगे, अकेले सरकार बनाएंगे। ये 2 खेमे पड़ गए हैं और ये 2 राजनीतिक विचारधाराओं के खेमे नहीं है। एक और राष्ट्रभक्तों की संगठित टोली भारतीय जनता पार्टी है, तो दूसरी ओर कांग्रेस के नेतृत्व में टुकड़े टुकड़े गैंग वाले इकट्ठा हुए हैं। टुकड़े टुकड़े कर्नाटक की जनता को तय करना है, देशभक्तों के साथ रहना है या देश के टुकड़े टुकड़े करने वालों के समर्थन करने वालों के साथ। हमने हर गरीब को पैसा इसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया है और ये दोनों पार्टियों ने ट्रांसफर पोस्टिंग के अंदर पैसा लेकर दिल्ली और सिंगापुर ट्रांसपोर्ट करने का काम किया है। मित्रों, एक और तो पीएफआई जैसे कट्टरवादी संगठन को बैन करने वाले नरेंद्र मोदी जी है और दूसरी ओर 1700 पीएफआई के कार्यकर्ता ऊपर से केस वापिस लेने वाले सिद्धरामैया और कुमारस्वामी। कर्नाटक की जनता ने तय करना है, कर्नाटक की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है या नहीं करनी है। हजारों प्रवीणों को बचाने का काम हमने करना है या नहीं करना है, वो कर्नाटक की जनता ने काम तय करना है। मित्रों,
एक और अयोध्या के अंदर राम मंदिर बनाने वाली पार्टी और उसके नेता नरेंद्र मोदी है, जो अयोध्या के साथ साथ काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, केदारनाथ और बद्रीनाथ का भी पुनरुद्धार करते हैं, और दूसरी ओर टीपू सुल्तान को हीरो बनाकर चलने वाले लोग हैं। इसके बीच में कर्नाटक की जनता को पसंद करना है। एक और डबल इंजन और डबल स्पीड से चलने वाली सरकार है, और एक और सरकार को दिल्ली का एटीएम बनाने वाले कांग्रेस और जेडीएस की दावा है। मित्रों, इसके बीच में कर्नाटक की जनता को तय करना है कि किसके साथ। मित्रों, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की इतनी उपलब्धियां हैं जिसको गिनाते गिनाते ही 6 महीने हो जाएगा। मेरे सभी बूथ के अध्यक्षों को करबद्ध निवेदन है कि आप राज्य स्तर पर, मंडल स्तर पर, शक्ति केंद्र स्तर पर, बूथ स्तर पर और पन्ना स्तर पर आपकी टोलियां गठित कर नरेंद्र मोदी जी का संदेश लेकर हर घर पे जाइए और प्रचार करने की शुरुआत करिए। मित्रों, मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं, जेडीएस और कांग्रेस एक ही सिक्के की दो पहलू हैं। हमेशा आपने जेडीएस को वोट दिया और कुमार स्वामी जी कांग्रेस की गोदी में बैठ गए। मैं आज कहने आया हूं कि एक बार भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार दीजिए। 5 साल के अंदर ये परिवारवाद, ये भ्रष्टाचार और ये जातिवाद तीनों को भारतीय जनता पार्टी समाप्त कर कर्नाटक के अंदर इस देशभक्त सरकार देने का काम करेगी। मित्रों, राज्य में अस्थिरता कभी विकास नहीं ला सकती। ये 33 सीटें लेकर ब्लैकमेल करने वाली पार्टियों को बहुत लंबा चलाने की जरूरत नहीं है। आज इस बार इनका हिसाब किताब बरोबर करने का मौका है। हर कार्यकर्ता तय कर ले कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर इस बार सरकार बनाएगी और अपने दम पर सरकार चलाने का काम करेगी। माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी ने बेंगलुरु के लिए बहुत कुछ किया है। मेट्रो रेलवे परियोजना चरण 1 अगर न होता तो आज बेंगलुरु के ट्रैफिक की स्थिति क्या होती, इसकी कल्पना ही नहीं कर सकते। 40 स्टेशन और 42 किलोमीटर लंबा रूट, जिसमें हर रोज 5.25 लाख लोग रोड की जगह मेट्रो से जा रहे हैं। अब मोदी जी ने चरण 2 भी शुरू किया है, जो 42 किलोमीटर के साथ साथ और 75 किलोमीटर मेट्रो को जोड़ेगा। और इसके लिए जोर से ताली बजाना सब कार्यकर्ता। 30,000 करोड़ रुपया बेंगलुरु मेट्रो 2 के लिए नरेंद्र मोदी जी ने दिया। बेंगलुरु एयरपोर्ट मेट्रो का काम भी कल बसवराज जी गाड़ी में बता रहे थे कि इस वर्ष के अंत तक, 23 के अंत तक गाड़ी में किसी को एयरपोर्ट नहीं जाना पड़ेगा। मेट्रो सीधा इसके एयरपोर्ट के कॉरिडोर के अंदर। मित्रों, विकास का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और ये 30,000 करोड़ के अलावे और 14,000 करोड़ इसके लिए देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भाइयों बहनों, लगभग येदियुरप्पा जी और बसवराज जी की जोड़ी ने, पहले येदियुरप्पा जी ने फिर बसवराज जी ने बेंगलोर के विकास के लिए 2,72,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर्नाटक के अंदर लाने का सफलता प्राप्त किया है। और इसके साथ साथ डीपीआईआईटी में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में 2022 में अपना कर्नाटक पहले नंबर पर समग्र भारत में रहा है।
बसवराज जी के लिए सभी लोग ताली बजाइए एक बार। और बेंगलोर के अंदर देश में भी जितने यूनिकॉर्न स्टार्टअप है, हर तीसरा यूनिकॉर्न स्टार्टअप हमारे बेंगलोर के युवा का। $1 अरब से ज्यादा अधिक संपत्ति रखने वाले 39 स्टार्टअप है और दुनिया के टॉप 100 शहर में बेंगलुरु 10 के अंदर आता है। ये हमारा विकास का पैमाना, मोदी जी की नीतियों का पैमाना भी बताता है। भाई और बहनों, 3000 किलोमीटर का राजमार्ग बनाया है। इसमें बेंगलुरु पुणे, बेंगलुरु हैदराबाद, ये 2 ही रोड के लिए भारत सरकार ने 20,000 करोड़ खर्च किया है। इसके साथ साथ मैसूर से चेन्नई और केएसआर बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन होकर पहली वंदे भारत ट्रेन को भी मोदी जी ने शुरू किया है और एयरपोर्ट का टर्मिनस 2 भी बनाने का काम किया है। मैं सारे कार्यकर्ताओं को पूछना चाहता हूं, हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हम सालों से कहते थे कि एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चल सकते। आप मुझे बताइए कार्यकर्ता भाइयों बहनों, धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए? सुनाई नहीं पड़ता है, जोर से बोलिए। कांग्रेस ने विरोध किया था, उनके कान तक पहुंचे से बोलिए हटनी चाहिए या नहीं हटनी चाहिए? जो धारा 370 70 साल से कश्मीर को भारत से अलग रखती थी, वो धारा 370 को मोदी जी ने 2019 में 5 अगस्त को कलम के एक ही झटके से समाप्त कर दिया। और कार्यकर्ता भाइयों बहनों, जब मैं बिल लेकर संसद में गया, एक कांग्रेस, जेडीएस, कम्युनिस्ट, समता, ममता, सपा, बसपा, ये सारे काऊ कि मत हटाइए, मत हटाइए, मत हटाइए। मैंने बोला क्यों ना हटाइए भाई? तुमने कहा कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी। मैं आज जेडीएस और कांग्रेस वालों को कहने आया हूं, खून की नदियां छोड़िए, कंकर चलाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई है। ये नरेंद्र मोदी मित्र, मोदी जी ने ट्रिपल तलाक को हटाया, धारा 370 को हटाया, सीए लेकर आए और मोदी जी ने पूरे देश को सुरक्षित करने के लिए हमारी फौजों को मजबूत करने का काम देश के नेता नरेंद्र मोदी जी ने। आज मैं कहने आया हूं आप सभी को, बेंगलुरु के घर घर में जाइए। क्या डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया और कुमारस्वामी वो और उनकी पार्टी आतंकवाद के खिलाफ लड़ सकती है क्या? देश को सुरक्षित कर सकते हैं क्या? कर्नाटक को पीएफआई से बचा सकते हैं क्या? अरे कुछ नहीं कर सकते, वोट बैंक से डरते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वोट बैंक से नहीं डरते, देश को सुरक्षित करने में मानने वाले लोग। और इस देश को सुरक्षा देने का काम केवल और केवल नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ही कर सकते हैं। सुरक्षा का मुद्दा पूरे कर्नाटक के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। कार्यकर्ता भाइयों बहनों, मैं आज आपको कहने आया हूं, ढेर सारे अच्छे काम किए हैं। मैं बताने जाऊंगा तो सभा नहीं होगी, 7 दिन की भागवत सप्ताह हो जाएगी, मगर समाप्त नहीं होगी। परंतु आप सबसे मेरा अनुरोध है, इस सब के बावजूद भी हर कार्यकर्ता घर घर जाए, हर मतदाता का संपर्क करे। कौन प्रत्याशी है वो मत देखेगा, कमल का फूल प्रत्याशी है। देश का हित हमारी पार्टी का लक्ष्य है, देश की सुरक्षा हमारी पार्टी का लक्ष्य है और दुनिया में भारत नंबर 1 पर पहुंचे वो हमारी पार्टी का
लक्ष्य है वो लेकर लोगों के बीच में जाइए और विजयी बनिए। मुझे बताइए, सभी लोग जोर से रिस्पॉन्ड करेंगे? आने वाले चुनाव में बेंगलुरु में 21 सीटें से ज्यादा जीतेंगे क्या? अरे हाथ ऊपर उठाकर जोर से बोलो, जीतेंगे?